हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल भाई, सब राजी खुशी। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और केएमपी के अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो कौन कौन से थे? वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा था, रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी क्या होता है, क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने ये भी समझा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। जो अब मेरा टॉपिक रह गया था यहाँ पर वो ये था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, हमने देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक व्यक्ति होता है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया जाता है। बट सवाल यह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है। ठीक है जी, चलिए लेट अस प्रोसीड। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। लो जी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है, चलिए देखना शुरू करते हैं। चलो, हाँ जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन। अब भाई हो जा सही। हाँ जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन, और अ पर्सन shall not be allowed to an independent director if he is a whole time or a nominee director। अच्छा, मतलब जो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर होगा, क्या वो कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? द आंसर इज नो। कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। सिमिलरली, क्या कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? सोचिएगा, फुल टाइम डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैंने कहा जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया है। अब एक बात सोच के देखो ना, अगर ये कंपनी का एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय तो बिके हुए होंगे वैसे ही, भाई मैनेजमेंट तो उन्हें खरीद लेगा वैसे ही, क्योंकि एम्प्लॉय है। उनको तो सीधी सी बात कही जाएगी, भाई तेरी एम्प्लॉयमेंट गई, अगर तूने हमारे खिलाफ जाके काम किया तो वो तो वैसे ही बिक गया। दूसरी बात, नॉमिनी डायरेक्टर, ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? सेक्शन 161 के अंदर इनकी जाके हम चर्चा करेंगे, बट फिलहाल 161 क्या कहेगा? सेक्शन 161 कहता है कि देखो, जब भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन देते हैं, दोबारा सुनना, जब भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन देते हैं तो कई बार लोन देते हुए वो एक कंडीशन लगाते हैं कि हम आपको लोन तब देंगे जब कंडीशन ये है कि हमारा हमारा चंपक, हमारा नंदन, हमारा नंदू आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बनेगा। यानी कि जब ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो लोन देने की एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि हमारी कंपनी के नंदू को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दो। यानी कि वो नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में, बैंकों के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये तो उन्हीं बैंकों के इंटरेस्ट को देखेगा? यस। ये आम जनता के इंटरेस्ट को नहीं देखेगा, ये केवल बैंकों के इंटरेस्ट को देखेगा। तो इसलिए लॉ कहता है कि इसे भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हैं या नॉमिनी डायरेक्टर हैं। अगर आप प्रमोटर हैं या थे ऑफ द कंपनी, या फिर उसकी होल्डिंग, या फिर सब्सिडरी कंपनी। यानी कि अगर आप या प्रमोटर हैं या रह चुके हैं पास्ट में कभी भी कंपनी के, उसकी होल्डिंग के, उसकी सब्सिडरी के, प्रमोटर हैं या रह चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप प्रमोटर्स के रिलेटेड हैं, प्रमोटर्स के रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी गई है, जिसे हम रेफर करेंगे आगे चलकर सेक्शन 188 जब करेंगे। तो फिलहाल आप प्रमोटर्स के रिलेटिव हैं तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगली बात, अगर आपका कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी वर्ड का मतलब होता है मॉनेटरी, अगर आपका कोई भी मॉनेटरी इंटरेस्ट है,
अच्छा, ये मॉनेटरी इंटरेस्ट कहां पर है? कंपनी में है, उसकी एसोसिएट कंपनी में है, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में है, या कंपनी की होल्डिंग कंपनी में है। ओके, यानी कि अगर आपका कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, कहां पर? कैश में। कैश बोले तो कंपनी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में कोई भी पेक्यूनरी या फिर मॉनेटरी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है इस कंपनी से, आप इस कंपनी के मेजर कस्टमर हैं, आप इस कंपनी के मेजर सप्लायर हैं, या उसकी होल्डिंग के या सब्सिडरी के एसोसिएट के मेजर सप्लायर हैं। सवाल उठा सर कुछ परसेंटेज तो होती होगी ना? हाँ बिल्कुल है, मगर सीएमए इंस्टीट्यूट ने वो परसेंटेज आपके सिलेबस में रखी नहीं है, अदरवाइज 10% का क्लॉज है यहां पर। उन्होंने आधा अधूरा क्लॉज लिख दिया है, पूरा क्लॉज नहीं लिखवाया है यहां पर। अदरवाइज 10% का क्लॉज है, 10% क्लॉज देखा जाता है, बट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, उन्होंने केवल लिख दिया पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। फिर आप या आपका रिलेटिव होल्ड करता है या हेल्ड कर चुका है केएमपी की पोजीशन या एम्प्लॉय की पोजीशन कंपनी में, उसकी होल्डिंग में या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी में। आप या आपका रिलेटिव। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दिल पे पत्थर रख के मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। आप कहोगे क्या? सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसके अंदर ये पहला पॉइंट, हु वाज और इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि यहां एसोसिएट कंपनी भी आना चाहिए था। रिलेटेड टू प्रमोटर, ये भी गलत लिखा है, ये पूरा नहीं है, रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर होता है। हैव एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट में 10% का क्लॉज है, वो भी नहीं लिखा। केएमपी और एम्प्लॉय में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, वो भी नहीं लिखा। यानी कि सब कुछ आधा अधूरा लिखा हुआ है, सेक्शन का आधा अधूरा लिखा हुआ है। ये डिटेल सेक्शन है 149 सबसेक्शन 6। अब सीएमए के बच्चों को नहीं पता लगता, और अब सर हमें क्या करना है? आपको यही करना है जो सीएमए इंस्टीट्यूट चाह रहा है। अगर मैं यहां आपको सीए समझ के पढ़ा दूं तो दिक्कत है कि आपको सीएमए इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। इसीलिए संतोष सर का एक विजन था जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि सर सीएमए का एक्सक्लूसिव बैच बनाना जिसमें सीए की बात नहीं होना चाहिए। तभी हमने ये बैच, ये फास्ट ट्रैक बैच भी तभी लाए कि भैया बेशक पढ़वाते होंगे, जो भी टीचर पढ़वाते हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि यहां पर एसोसिएट वगैरह, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया हुआ। हालांकि दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि आधा अधूरा सेक्शन कवर किया है, आधा अधूरा, बट मुझे लगता है कि इसके पीछे की उनके इंटेंशन भी देखनी चाहिए। उसकी इंटेंशन ये है कि वो नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज आपको हो, वो ये चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से बस ज्ञान लेके आ जाओ बस। तो ठीक है ना, अब जैसे भी उन्होंने चाहा है तो उसके बाद हम अपनी अकल नहीं लगानी हमें कि नहीं जी हम तो बेयर एक्ट में लिखी हुई हर एक चीज लिखेंगे, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो जितना सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिखा है, तभी ये जो क्लासेस ले रहा हूं एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए ही है और आपके स्टडी मटेरियल के अनुसार ही है। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। फिर अगर आप या आपका रिलेटिव होल्ड करता है या हेल्ड कर चुका है पास्ट में कभी भी केएमपी की पोजीशन या एम्प्लॉय की पोजीशन कंपनी में, होल्डिंग में या फिर सब्सिडरी कंपनी में। हालांकि यहां पर एसोसिएट कंपनी भी आनी चाहिए थी बट नहीं लिखी, कोई बात नहीं, नहीं लिखी तो अच्छा। फिर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर कहता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज सपोज टू हैव द स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज इन वन और मोर फील्ड लाइक फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। वाह 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 वाह, कितनी जल्दी खत्म हो गया, कितनी जल्दी। नॉर्मली ये इतना भयंकर सेक्शन है 149 सबसेक्शन 6। आपको कोटि कोटि धन्यवाद अपने सीएमए इंस्टीट्यूट को देना चाहिए क्योंकि इसको समझाने में अदरवाइज एक से ऊपर क्लास लगती, बट उन्होंने बड़ा नन्ना मुन्ना सा सेक्शन आपके सिलेबस में रखा है, तो मतलब वो उसको इतनी ही ड्यू वेटेज देना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, बट आपके सिलेबस का कंटेंट बहुत बड़ा है ना, तभी उसकी इन डेप्थनेस उन्होंने कम कर दी है। वो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा की नॉलेज हो, इन डेप्थ नहीं, ऊपर ऊपर से। ये आपका जो माइंडसेट है सीएमए इंस्टीट्यूट का, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आगे एक बार जरा मेरे साथ फटाफट रिकॉल कीजिएगा, फटाफट रिकॉल कीजिएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं बन सकते अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हैं या नॉमिनी डायरेक्टर हैं। दूसरी बात, आप प्रमोटर हैं या रह चुके हैं, इज और वॉज, शब्दों का ध्यान रखना, इज और वॉज, प्रमोटर हैं या रह चुके हैं, किसमें, कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलो ना, आप प्रमोटर हैं या रह चुके हैं कंपनी में, होल्डिंग में या फिर उसके सब्सिडरी में। अगली बात, आप प्रमोटर के रिलेटिव्स हैं, आप प्रमोटर के रिलेटिव हैं। अगली बात, आपका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट यानी कि मॉनेटरी इंटरेस्ट है, कहां पर, कंपनी में, होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी में। आपका कोई मॉनेटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात?
और आगे बढ़े, आप या आपका रिलेटिव, आप या आपका रिलेटिव होल्ड करता है पोजीशन ऑफ केएमपी या फिर एम्प्लॉय, करता है या करता था, किसमें, पोजीशन ऑफ केएमपी या एम्प्लॉय, कहां पर, कंपनी में, उसकी होल्डिंग में और उसकी सब्सिडरी कंपनी में। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास कुछ स्किल होनी चाहिए, स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब कुछ बातों का फिर ध्यान रखना, ये किसके लिए देखना है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनने जा रहा है, ये चीज उसके लिए देखनी है। अच्छा, ये चीज किसके लिए देखनी है, जो बनने जा रहा है। ये चीज किसके लिए देखनी है, रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, जो बनने जा रहा है उसके लिए देखनी है। फिर ये पेक्यूनरी इंटरेस्ट भी उसी के लिए देखना है। अब यहां पर एक चीज आई, रिलेटिव, रिलेटिव यानी कि उसके लिए भी और रिलेटिव के लिए भी। तो जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, ना वो ना उसका रिलेटिव, दोबारा बोलो, जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, ना वो ना उसका रिलेटिव, केएमपी भी नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी नहीं होना चाहिए, ना कंपनी का, ना उसकी होल्डिंग का, ना उसकी सब्सिडरी का। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? अगर क्लियर है तो मुझे डन का मैसेज दो, अगर एकदम क्लियर है तो मुझे डन का मैसेज दे दो, डन का मैसेज दे दो। वेट कर रहा हूं मैं आपके मैसेज का, देखो वेट कर रहा हूं, मैसेज दो, मैसेज दो, डन का मैसेज दो, या फिर बोलो ना हाँ। भाई डन का मैसेज नहीं आया अभी तक, सब कंजूस है मुझे लग रहा है जो क्लास देख रहे हैं। हाँ अब आया है, शाबाश, आगे बढ़े। अब सवाल उठा कि सर इतनी सारी क्वालिफिकेशन, अभी तो सारी क्वालिफिकेशन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, मतलब फिर भी जितनी भी पढ़ी, ये बंदा मिलेगा कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ढूंढने के लिए कहीं मुझे अमावस की रात पर टॉर्च लेके निकलना पड़ेगा, कहां है कहां है कहां है बंदा? कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब मिलेगा कैसे ये बंदा, कहां से मिलेगा? लॉ कहता है बताओ, कमाल कर दी, रुको ना, हम है ना, अरे बंद हो जा टॉर्च। हाँ, लॉ कहता है हम है ना, हम बताते हैं कहां मिलेगा। लॉ मेकर कहते हैं हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, कहां पर, दिल्ली से आगे निकल जाओ तो गुड़गांव आता है, गुड़गांव से आगे निकल जाओ तो मानेसर आता है, मानेसर आगे, मानेसर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां पे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग दो काम करोगे। पहला, एक डेटाबेस मेंटेन करोगे। डेटाबेस मतलब जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, अपना नाम उस डेटाबेस में कोई भी लिखवा सकता है। मैं मुझे कल को ताव पे रख के चला जाऊं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं जा सकता हूं? नहीं, उसका बनने से पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। जब आप वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर देते हो, उसके बाद आप उस डेटाबेस में अपना नाम लिखवा सकते हो। इतनी बात क्लियर? अब किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, उस डेटाबेस में सर्च करेगी। मान लीजिए डेटाबेस में सर्च करते हुए कंपनी को मिला पोपली, उन्हें बड़ा पसंद आया, वाह कसम से बंदा है तो यही है भाई साहब, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। अब कंपनी को बड़ा पसंद आया पोपली, अब कंपनी चेक करेगी कि क्या हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोपली वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो 149 में लिखी हुई है कि नहीं। यानी कि डेटाबेस किसने मेंटेन किया, मानेसर के वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। टेस्ट किसने दिया, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है। टेस्ट देके कहां नाम लिखवाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस से इस व्यक्ति का नाम पिक किसने किया, कंपनी ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है चेक करने की कि 149 की कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां तक मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या बैटमैन, भाई साहब वैसे ही है लगभग, पूछो मत। तो क्या कहता है, कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall have get himself registered with the independent director portal maintained by the Indian Institute of the Corporate Affairs IICA. They have to pass an examination conducted by the IICA. No examination shall be required for the person. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोगों के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उन्हें एग्जाम से एग्जम्पशन है।
टोटल मिला के 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं रखे। अगेन अगेन सीएमए इंस्टीट्यूट को जितनी दुआएं दे उतनी कम है कि वाह 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 सिलेबस कितना कम कर दिया है। हाँ जी अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए केएमपी के रूप में, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है सीए सीएमए सीएस, वाह 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 वाह, अगर आप डायरेक्टर के पे स्केल में या इक्विवेलेंट के पे स्केल में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं इन द मैटर रिलेटिंग टू द कॉमर्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, अगर आप यहां पर काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर IICA क्या करेगा, shall send the annual report of the capacity building of each of the registered director to the company where he is a director। ये लाइन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस लाइन को आराम से आपके CMA के इंस्टीट्यूट में लिखी हुई है स्टडी मटेरियल में, आप काट भी दो तो चलेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कैसे, बड़ा सीधा सा कि बताइए 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 कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, कौन सा एग्जाम जो कि IICA कंडक्ट करने वाला है या करता है। ठीक हो गया, हफ्ते में 3 दिन ही एग्जाम होता है, MCQ लेवल का एग्जाम होता है, 50% मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति येलो कलर की टी शर्ट पहन के लंबे लंबे बाल लेके खड़ा हुआ है, एक दुबला पतला सा आदमी लंबे लंबे बाल लेके इस टाइम आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से नजर आया? हाँ, मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, आसान होता है मुश्किल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अरे बोलो ना। हाँ लो जी, वुमेन डायरेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, अगली क्लास में इनके सॉल्यूशन शेयर करूंगा या इसी क्लास के लिंक में कल सुबह मैं क्वेश्चन के आंसर डलवा दूंगा। कल सुबह तक का वक्त है, पहले खुद करके देखो कि क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको मुझे ही करवाने दो। क्वेश्चन नंबर 3 सुनना जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कंप्राइज्ड ऑफ, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ध्यान रखना, क्या मैं कह सकता हूं लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, हाँ। अच्छा, अब कहता है मिस्टर ए डायरेक्टर हैं, ओहो ओहो ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बी डायरेक्टर है, सी डायरेक्टर है, डी डायरेक्टर है, मिसेस ई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मिस्टर डी और मिसेस ई छोड़ के चले गए, अरे रे रे रे, कंपनी छोड़ के गए। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट दैट कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। कंपनी के 2 डायरेक्टर छोड़ के चले गए, कंपनी को क्या करना चाहिए, मतलब कंपनी क्या करे, दिमाग में आ रहा क्या करे। 2 प्रोविजन चेक करो जो अभी तक लिस्टेड कंपनियों पे लग रहे हैं, एक वुमेन डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर लाइक तो कंडीशन कुछ दी नहीं हुई, इन दोनों को चेक करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर। 60 सेकंड है तुम्हारे पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सोच के देखो फटाफट, 60 सेकंड्स यू हैव, 60 सेकंड्स, फटाफट देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन कंप्लाई हो रही है कि नहीं, सिमिलरली वुमेन डायरेक्टर की कंडीशन कंप्लाई हो रही है कि नहीं, फटाफट फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी जल्दी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, चलो जी, कौन कौन गए हैं, डी और ई गए हैं, मेरे साथ करना जरा आप क्वेश्चन। एक ये बचा है, दूसरा ये बचा है, बे चल जा यार, तीसरा ये बचा है, मिस्टर डी गए, मिसेस ई गई, मिस्टर एफ, 4 ये बचा है और 5वां ये बचा है, तो बचे 5। टोटल डायरेक्टर हैं 5, टोटल डायरेक्टर कितने हैं, 5। अच्छा, अब मुझे बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, लिस्टेड कंपनी है, सिंस लिस्टेड कंपनी 10, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 1/3
1 पॉइंट समथिंग कितना हो गया 2। देखो ये जो 1/3 है ना, ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कि अगर ये आता है 1.67 तो 1.67 इंसान तो बन नहीं सकते, तो इसका मतलब कितने बनने होंगे 2। तो मतलब 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। अब मुझे इस टाइम देख के बताना 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं? हाँ, सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि मिसेस ई चली गई, एफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो भैया कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेटिस्फाइड, समझ आया? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की चिंता तो मुझे करने की जरूरत भैया है नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आइए वुमेन डायरेक्टर पे। बाकी 5 डायरेक्टर में देख लीजिए, कोई भी वुमेन डायरेक्टर है नहीं है, कहीं नहीं है। तो वुमेन डायरेक्टर कंपनी की छोड़ के चली गई है, तो क्या मैं कह सकता हूं इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर कहलाएगी। इंटरमिटेंट वैकेंसी तो कब तक फिल की जानी चाहिए? आने वाली एकदम बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ फ्रॉम 15 अप्रैल, विच एवर इज लेटर। क्या यही आपका आंसर है? मेंशन अबाउट इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, यही आंसर है। तो डन का मैसेज दीजिए, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। भाई क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में दे रहा हूं। सबके सॉल्यूशन कल इसी वीडियो के लिंक पे मिल जाएंगे आपको, आइएगा। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 151, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। क्या होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? देखिएगा, ऐसा डायरेक्टर जिसकी हाइट लगभग 3 फीट से लेकर 4 फीट तक होती है और वो केवल इतना छोटा सा डायरेक्टर होता है जिसे गोद में पैक करके ले जाया जाता है, उसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कहते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है भाई? हुआ क्या, मैं गया रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीटिंग में। अब मीटिंग में बैठा था, कोई आया नहीं था। सबसे पहले मैं सोफे पे बैठा हुआ था, आगे आगे सोफे लगे थे। इतने में लोगों ने आना शुरू किया और गार्ड आया मेरे पास। हाँ जी आप कौन? मैंने कहा मैं मालिक। कहने लगे मालिक? तो अंबानी कौन है? मैंने कहा वो बड़े मालिक, मैं छोटा मालिक। कहने लगे कितने शेयर हैं आपके पास? मैंने कहा 10। वो हंसने लगा जोर जोर से। मैंने कहा भाई कमाल कर दी। कहने लगा ये ना अंबानी फैमिली के लिए है, चलो पीछे 4 रो पीछे चले जाओ। 4 रो पीछे चला गया मैं। अब हुआ क्या, 4 रो पीछे गया, इतने में बैंक वाले आ गए। हाँ जी आप कौन? मैंने कहा मैं मालिक। तो कहने लगे हम कौन है फिर? मैं कहा मुझे क्या पता, तुम भी मालिक होगे। कहने लगे कितने शेयर है? मैंने कहा 10। वो भी हंसने लगे। कहने लगे पीछे निकल जाओ। ऐसे करते करते वो दूर ना फट्टे लगे हुए थे लकड़ी के, वहां बिठा दिया गया मुझे, और मेरे जैसे और लोग भी बैठे हुए थे। हम फट्टे पे बैठे हुए हैं। भाई सब कमाल हो गई बात। अब अंबानी जी कुछ बोल रहे हैं, मेरे को उनसे क्वेश्चन करना है। मैंने हाथ खड़ा किया। कहने लगे बोलिए। मैंने कहा सवाल किया। कहने लगे कितने शेयर है? मैंने कहा 10। सारा हॉल मुझे देखने लगा। बताओ, अबे जाना। यूं सारे देखने लगे। अबे मैं क्या मीटिंग अटेंड करने आया हूं या अपनी होलसेल में बेइज्जती कराने आया हूं? कभी वो सोफे से उठा के चौथी सीट पे भेजते, कभी चौथी सीट से फट्टों पे भेजा जाता हूं, वहां सवाल पूछता हूं तो लोग ऐसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या मैं बेइज्जती कराने आया हूं? क्या ऐसा कोई नहीं है जो मुझ जैसे लोगों के दुख दर्द को सुन सके? क्या मुझ जैसे मजलूम, मुझ जैसे मजबूर लोगों के दुख दर्द को कोई आवाज नहीं उठाएगा? लॉ कहता है रुक पोपली रुक, हम उठाएंगे ना। इसलिए कॉन्सेप्ट डाला गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यानी कि ऐसा डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर के हितों की बात करेगा, मैनेजमेंट में जाकर उनके हितों की रक्षा करेगा। ओहो, समझ आया? अरे बोलो ना हाँ। तो अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सवाल उठा स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी में 20,000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू तक इन्वेस्ट किया है। नॉमिनल वैल्यू की टर्म्स में देखना है, 20,000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू तक का इन्वेस्टमेंट किया है। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब जो इनके हितों की रक्षा करते हैं।
अब इस पूरे बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो एसएस जो है स्मॉल शेयर होल्डर के लिए यूज हुआ है, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, सबसे पहली बात, स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने नॉमिनल वैल्यू में 20,000 रुपए तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल लिस्टेड कंपनी पे लगता है, यानी कि लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी भी और कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात लिस्टेड कंपनी, क्या लिस्टेड कंपनी के लिए ये कंपलसरी होगा ना? फिर तो नहीं, लॉ कहता है लिस्टेड कंपनी ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी विच मे। भाई साहब ये मे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल बना सकता है यहां पर। यानी कि लिस्टेड कंपनियों में भी कंपलसरी नहीं है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनियों में भी लिखा है दे मे। अच्छा कितने? केवल एक। दे मे है 1 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके, कैसे? क्या वो खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं? हाँ, सुओ मोटो भी अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर अपॉन द एप्लीकेशन भी अपॉइंट किया जा सकता है। एप्लीकेशन किसकी? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर की एप्लीकेशन, या फिर कम से कम 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर की एप्लीकेशन पर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। दोबारा बोलो, कौन सी कंपनियां अपॉइंट करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? लिस्टेड कंपनियां। क्या कंपलसरी है लिस्टेड कंपनियों के लिए? नहीं। वर्ड क्या है? लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनियां खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं, हाँ, यानी कि वर्ड क्या यूज हुआ? सुओ मोटो। और क्या वो एप्लीकेशन पे भी अपॉइंट कर सकती हैं? हाँ। एप्लीकेशन कौन देगा? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, या फिर टोटल नंबर ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स। 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो उस एप्लीकेशन पे कंपनियां अपॉइंट कर सकती हैं। अब ध्यान रखना, मैं कहता हूं अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर की एप्लीकेशन आई, बावजूद इसके लिस्टेड कंपनी कह सकती है अबे जाना हम नहीं अपॉइंट करते? द आंसर इज यस, कह सकती है, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है? लिस्टेड कंपनी में। यहां तक क्लियर है तो डन का मैसेज दीजिए। अब अगली बात अब अगली बात, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो जी, क्या होता है, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं ना, ये कंपनी को एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। दे विल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंपनी कम से कम 14 दिन पहले, बिफोर द मीटिंग। और उस एप्लीकेशन के अंदर ये लोग नाम लिख के देंगे, एड्रेस देंगे, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर के कौन से पेज नंबर पर इसका नाम आ रहा है। किसका नाम? जो प्रपोज शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसका, और ये जो शेयर होल्डर है स्मॉल शेयर होल्डर उनका भी। अब एक बात यहां पर लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखने वाली है, वो क्या है कि भैया ये लॉ कहता है कि फोलियो नंबर यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर का पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। ओ माँ हे माँ माता जी, क्या कहना चाह रहा है लॉ? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कंपनी के शेयर ही ना हो? क्योंकि लिखा है आपको फोलियो नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास शेयर नहीं है तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर नहीं है वो भी क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? द आंसर इज यस। जिसके पास कंपनी के शेयर्स नहीं हैं वो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो ना हाँ। अगली बात पढ़िएगा, फोलियो नंबर नॉट रिक्वायर्ड इफ द एसएसडी यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर डज नॉट होल्ड एनी शेयर। इसका मतलब डज इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ स्मॉल शेयर होल्डर मे आल्सो बिकम अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? द आंसर इज यस। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है? कहता है ये जो नोटिस दिया जाएगा ना, जो आपने नोटिस कंपनी को दिया है, किसने दिया है? स्मॉल शेयर होल्डर्स ने। इस नोटिस के साथ ये नोटिस साइन किया जाएगा किसके द्वारा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के द्वारा। और इसके साथ दिया जाएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मम्मी कसम खाएगा ये, मम्मी कसम कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। किसकी कसम? मम्मी कसम कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड की अंडरटेकिंग। डिस्क्वालिफाइड कौन होता है अभी हम देखेंगे 164 में। और अपनी कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर अपनी कंसेंट, डायरेक्टर बनने के लिए अपनी कंसेंट, क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास अंबानी जी का फोन आया, पोपली भाई कैसे हो? मैंने कहा बस बढ़िया। अंबानी जी कहने लगे आपको हमने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दिया है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बन रहा, मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उन्होंने कहा पोपली सर आपसे हमने पूछा नहीं है, हमने आपको बताया है कि आप बन चुके हो।
मैंने फिर भी मना किया फोन रखते रखते तक। अचानक रात को गाड़ी आई, मैं पजामे में सो रहा था, मुझे उठा के ले गए। क्या ये गलत नहीं है? भाई मेरी कंसेंट तो ले लो, मुझे कुछ बनाना चाह रहे हो, कंसेंट तो ले लो। तो इसलिए लॉ कहता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो किसी दबाव में तो नहीं है, अपनी कंसेंट दे दे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के द्वारा सबमिट किए जाएंगे? दोबारा बोलो, दिन नंबर प्लस अंडरटेकिंग मतलब कसम कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। थर्ड, अपनी कंसेंट देगा कि हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है जी। अगली बात, अब टेक्निकल मुद्दे पे आ रहा हूं। एक टेक्निकल मुद्दा है, ये बड़े ध्यान से सुनना। इस लैंग्वेज को पढ़कर अच्छे अच्छे जाबाज हिल जाते हैं। ये वाली लैंग्वेज, such a director shall be considered as an independent director subject to his being eligible under subsection 6 of 146 and giving a declaration of his independence in accordance with subsection 7 of 149। वाह 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 वाह, सीएमए इंस्टीट्यूट आप धन्य हैं। वैसे तो बच्चों को बताया नहीं कि 149 सबसेक्शन 6 क्या है, वैसे तो बताया नहीं कि 149 सबसेक्शन 7 क्या है, अचानक से बीच में लाइन डाल दी 149 6 और 149 7, जाके पढ़ो। हे प्रभु, ये कैसा अंधेरा है। लॉ कहता चिंता मत करो। बताओ पोपली है ना यहां पर, क्यों दिक्कत कर रहे हो? हाँ, लॉ क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ना। सवाल उठा, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान सकता हूं? जो अब लाइन बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से बिल्कुल सुनना। अगर वो व्यक्ति 149(6) की कंडीशन को पूरा कर रहा है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी माना जाएगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी है प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। परंतु अगर वो 149(6) की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो वो खाली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? लॉ मेकर ने कंफ्यूजन की हदें इसलिए रखी हुई हैं, तो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट की नहीं, लॉ मेकर की यहां गलती है। उन्होंने यहां पर एक बहुत अजीब लाइन लिख दी है जिससे सारी कंफ्यूजन आई है। क्या आई है देखिएगा। अभी थर्ड पॉइंट को इसके साथ मर्ज करके पढ़ा रहा हूं, देखिएगा, पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है एसएसडी यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आपको अपनी पोस्ट छोड़ के जाना पड़ेगा अगर किसी भी वक्त आप 149(6) को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। अब इस कंडीशन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इससे लगता है कि इसे हर वक्त 149(6) को सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना ये अपॉइंट ही नहीं हो सकता, जबकि ऐसा मतलब नहीं है। अगर ऊपर वाली लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा जाए तो वो कहता है इसे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केवल तभी मानूंगा जब ये 149(6) यानी कि वो जो कंडीशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो पूरी करेगा। अगर ये किसी भी वक्त पहले पूरी कर रहा था परंतु अब वो पूरी नहीं कर पा रहा तो मैं इसे वेकेट करवा दूंगा कि भैया अब तो छोड़ के जा सकता है। ले देकर ये कंक्लूजन निकला। मैं कंक्लूजन को दोबारा आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं, दोबारा सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है प्लस वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कंडीशन पूरी कर रहा है तो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी माना जाएगा। अब किसी भी वक्त अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन पूरी करना रुक गया, मतलब 149(6) को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो उसे एसएसडी से भी वेकेट करना पड़ेगा, उसे अपना एसएसडी का ऑफिस भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। परंतु अगर मान लीजिए अपॉइंट करते हुए ही कोई 149(6) की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था तो कंपनी ने उसे केवल एसएसडी के रूप में अपॉइंट किया है, वो भी चल सकता है, वो भी चल सकता है। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? फिर कहता है एसएसडी का अपॉइंटमेंट बिल्कुल 152 की तरह ही होगा। 152 समझाया नहीं, अभी आने वाला है, परंतु कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। क्या होता है अभी देखेंगे। इसका टेन्योर मैक्सिमम 3 साल तक होगा और 3 साल के बाद इसका कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मतलब 3 साल का टेन्योर खत्म, उसके बाद चले जाओ, फिर कुछ साल बाद वापस आ सकते हो। वो जो साल, जितने साल आप वापस आ सकते हो जितने साल के बाद, उसे कहते हैं कूलिंग पीरियड। कितना होता है कूलिंग पीरियड? लॉ कहता है कम से कम 3 साल, मतलब कम से कम 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद आप दोबारा से कंपनी में वापस आ सकते हो। फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है जी? कहता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये 3 ईयर क्या है? दिस इज नथिंग बट अ कूलिंग पीरियड।
ये कूलिंग पीरियड है। अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस to hold office as a small shareholder director in a company be appointed or be associated with such company in any other capacity either directly or indirectly। क्या मतलब है? कहता है 3 साल तक on which he ceases का मतलब रुकना, यानी कि जब आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की पोस्ट छूटी उसके बाद 3 साल तक आप किसी भी तरीके से कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे, किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं रहेंगे, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से आप कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहोगे 3 साल तक। 3 साल कूलिंग पीरियड है। अच्छा, 3 साल तक आपका टेन्योर है, उसके बाद 3 साल का आपका कूलिंग पीरियड है। क्या उसके बाद मैं दोबारा अपॉइंट हो सकता हूं? हाँ, कूलिंग पीरियड में अगर आप कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहे हो किसी भी हालत में, तो उसके बाद आप फिर कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक एक बार डन का मैसेज मिल जाएगा मुझे। वापस आइएगा, जो कुछ पॉइंट रह गए हैं उन पे आते हैं। आगे फिर कहता है एसएसडी आप अपॉइंट नहीं हो सकते अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो 164 के अंदर। 164 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, आज शायद हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आगे उस अगली बात, एसएसडी आपको वेकेट करना पड़ेगा अगर मान लीजिए अपॉइंट होने के बाद आपने कभी भी 164 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करी, या फिर आपने 167 की कोई वेकेशन की कंडीशन इनकर करी। ये सारे सेक्शन आने वाले हैं, अभी अपने आप क्लियर होते जाएंगे। या फिर आप 149(6) को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फिर आगे सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? लॉ कहता है हाँ, मैक्सिमम 2 कंपनियों में बन सकते हो, 2 से ज्यादा कंपनियों में नहीं बन सकते। परंतु 2 कंपनियों के लिए भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि 2 कंपनियों में बन तो सकते हो, मगर वो जो दूसरी कंपनी है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ लीजिए, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनी। जो सेकेंड कंपनी है इन विच ही इज अपॉइंटेड वो सेम बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। एक बार फटाफट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करोगे मेरे साथ। अब मैं आपसे सवाल रूप में पूछूंगा, आप मुझे जवाब रूप में फटाफट आंसर देते जाना, आंखें बंद करके जवाब दीजिएगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट। हाँ जी मुझे बताइए, इज इट कंपल्सरी कि लिस्टेड कंपनियां स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करें? नहीं, क्योंकि वर्ड है लिस्टेड कंपनी में। मैं कहता हूं एप्लीकेशन के द्वारा अगर स्मॉल शेयर होल्डर मेंबर्स स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन फाइल करें तो क्या लिस्टेड कंपनी को इसे अपॉइंट करना ही पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वर्ड लिखा है में। अब स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, कितने स्मॉल शेयर होल्डर? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, जो भी दोनों में से पूरी हो जाए कंडीशन, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो लिस्टेड कंपनी में, वर्ड में जोर जोर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, यानी कि इनकी एप्लीकेशन के बावजूद कंपनी मना कर सकती है। अच्छा, क्या लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो भी अपॉइंट कर सकती है? हाँ, सुओ मोटो भी अपॉइंट कर सकती है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा? ये जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं ये कंपनी को एक एप्लीकेशन देंगे, कम से कम कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, कंपनी की जर्नल मीटिंग से। उसमें क्या लिखा जाएगा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिसको ये प्रपोज कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आएगी, और मतलब उसका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर वगैरह, और स्मॉल शेयर होल्डर अपनी भी सारी डिटेल देंगे। परंतु फोलियो नंबर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का देने की जरूरत नहीं है अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है। इतनी बात भी क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 से ज्यादा कंपनियों में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो? नहीं। और 2 में बन सकते हो, हाँ, परंतु दूसरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में मत हो। आपका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? 3 साल। क्या फर्दर रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? नहीं। क्या दोबारा से अपॉइंटमेंट पॉसिबल है? हाँ, परंतु कूलिंग पीरियड बिता के आना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड कितना है? 3 साल। ये 3 साल का कूलिंग पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें कंपनी से ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप एसोसिएटेड कंपनी के साथ नहीं रहेंगे, तभी आप एलिजिबल बनेंगे दोबारा से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए। अगली बात, सबसे पेचीदा पॉइंट, क्या स्मॉल, अगर बहुत मुश्किल पेपर बनाना चाहे तो ये पूछेगा, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान सकता हूं? 2 कंडीशन, अगर वो 149(6) को पूरा कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा, परंतु अगर नहीं कर रहा तो नहीं माना जाएगा। परंतु अगर 149(6) को सेटिस्फाई कर रहा
रहा है और बाद में करना रुक गया, मतलब जिस टाइम अपॉइंट हुआ था तब वो 149(6) को सेटिस्फाई कर रहा था मगर बाद में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस व्यक्ति को वेकेट करना पड़ेगा एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी। अच्छा, वेकेट करने की और भी कोई सिचुएशन हो सकती है? हाँ, अगर ये किसी भी वक्त 164 की डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर रहा है या किसी भी वक्त अगर ये 167 में वेकेट हो रहा है, जिन दोनों सेक्शंस को भी हमने पढ़ना है, शायद कल तक इसका नंबर आ जाएगा, तो इसको वेकेट करना पड़ेगा। यहां तक बताइए जी, कोई भी डाउट? और नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा सातवां। आज होमवर्क है, करके रखने हैं पक्का, ध्यान से करके रखने हैं पक्का, ताकि कल आप सुबह इसी वीडियो के लिंक में जाकर पीडीएफ सर्च करके आप चेक कर पाएं कि हाँ जी आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहां तक? किसी भी लेवल की दिक्कत, किसी भी लेवल का डाउट यहां तक? कोई नहीं, बढ़ सकता हूं आगे। चलिए, मैं अगले सेक्शन पर आ रहा हूं जिसका नाम है सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, 152 में सबसे पहले मेरे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अब समझना फर्स्ट डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ जी, फर्स्ट डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? एक कह रहा है चेयर सर, ओ प्रभु ये जल है, जल। अरे शिव 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 शिव, कुंदन गंगा जल पड़ा हो तो जरा छिड़काव कर मेरे ऊपर, बता कैसे कैसे बच्चे हैं, कह रहे हैं चीयर्स। ये क्या बना दिया मेरे ग्लास को इन्होंने। शिव 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 शिव। फुल सिलेबस विल बी कवर्ड। सौम्या जी, हम फास्ट ट्रैक बैच लिए हैं, ये है एक तरीके का फास्ट ट्रैक बैच या फिर इन डेप्थ रिवीजन बैच कह सकते हो। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है जी। सबसे पहले हम फर्स्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं कि कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है और ये कौन होता है। मेरे को एक जवाब आप फटाफट बताइएगा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है। द आंसर इज मेंबर्स करते हैं। ये बात लिखी हुई थी कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेंबर के द्वारा किया जाता है ताकि डे टू डे अफेयर्स को मैनेज किया जा सके, यानी कि मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। ओके, मेंबर्स कैसे अपॉइंट करते हैं? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है। पेपर नंबर 5 इंटर के अंदर पढ़ा होगा, बोलो ना हाँ, पढ़ा है कि नहीं। एजीएम साल में एक बार होती है, ईजीएम कभी भी हो सकती है जहां पर मेंबर आकर डिसीजन लेते हैं। ओके, अब मेरे सामने एक पेज बहुत भयंकर फंस गया। पूछो कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए हुआ क्या, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ आरओसी को। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, मतलब कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के बाद कंपनी क्या करेगी? अपनी जनरल मीटिंग देगी और जनरल मीटिंग का एक नोटिस पहले भेजा जाएगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। यही प्रोसीजर होगा। मेमोरेंडम सबमिट हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजा गया, जनरल मीटिंग हुई। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन का होता है? फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन का होता है? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन का होता है? इतनी देर? भाई जल्दी जवाब दो यार, सुबह पनवेल जाना है भाई, जल्दी जवाब दो। 21 क्लियर डेज। बहुत बढ़िया आंसर है, परफेक्ट, ग्रेट रिप्लाई। अरे 30 डेज नहीं, 30 डेज नहीं, 21 क्लियर डेज का होता है, बिल्कुल ठीक। अब सुनना जी,
मेमोरेंडम सबमिट हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजा गया और कंपनी की जनरल मीटिंग हुई। ये कंपनी की पहली जनरल मीटिंग है इनकॉर्पोरेशन के बाद। यस, इस जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? मेंबर्स। ओके, परंतु पेज अभी भी फंसा हुआ है। वो कौन? मुझे समझाया गया था पेपर नंबर 5 के अंदर इंटर में कि मेंबर्स की मीटिंग बुलाता कौन है, तो मुझे बताया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नोटिस देते हैं। वो जब नोटिस देते हैं तभी मीटिंग बुलाई जाती है। मगर एक बात समझ रहे हो भाई, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? मैं यहां पे फंस गया हूं। यहां पर जनरल मीटिंग हो रही है, यहां पर डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और आप कह रहे हो नोटिस भी डायरेक्टर्स ने भेजना है। तो डायरेक्टर जब अपॉइंट यहां होंगे तो नोटिस कैसे भेजेंगे? ये पेज फंसा हुआ था, जिसको देखते हुए लॉ मेकर ने कहा कि हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं फर्स्ट डायरेक्टर का, और फर्स्ट डायरेक्टर का नाम जो है यहीं पर मेमोरेंडम के अंदर मेंशन किया जा सकता है। इसका काम ही केवल एक है, वो क्या? कि कंपनी के जन्म के बाद कंपनी का नोटिस इशू करना ताकि जनरल मीटिंग बुलाई जा सके, और इसलिए इसका टेन्योर ही इतना है बस। यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कहां तक है? पहली जनरल मीटिंग तक। तो पहली जनरल मीटिंग में ये टाटा बाय बाय कर देगा, और जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं कंपनी के रेगुलर डायरेक्टर। वो कौन कहलाते हैं? कंपनी के रेगुलर डायरेक्टर। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट कि फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्यों होता है? इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट यहां पर? क्लियर है? उसके बाद समझिएगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर पे लॉ क्या कहता है? कहता है देखो जी, अगर तो आर्टिकल ने कुछ लिखा हुआ है तो जो भी आर्टिकल ने लिखा है वही अप्लाई हो जाएगा, परंतु अगर आर्टिकल कुछ नहीं लिखता तो जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैं, जो कि इंडिविजुअल हैं, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। दो चीजें हैं, या तो कंपनी का आर्टिकल कुछ कह दे, और अगर कंपनी का आर्टिकल कुछ कह दे तो वही अप्लाई हो जाएगा। मगर अगर कंपनी का आर्टिकल कुछ ना कहे तो हर वो व्यक्ति जिसने मेमोरेंडम पर सब्सक्राइबर के रूप में साइन किए हैं, हर वो व्यक्ति जिसने मेमोरेंडम पर सब्सक्राइबर के रूप में साइन किए हैं और वो इंडिविजुअल है, सब्सक्राइबर अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, मगर मुझे इंडिविजुअल पकड़ने हैं क्योंकि डायरेक्टर इंडिविजुअल होते हैं। तो हर वो सब्सक्राइबर जो कि इंडिविजुअल है वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। यहां तक बताइए जी, कोई भी डाउट? तो दोबारा बोलो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, एक बार दोबारा बोलो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में। मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा? फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा? सबसे पहले तो वो जिसका नाम आर्टिकल में लिखा होगा, परंतु आर्टिकल में अगर कोई प्रावधान नहीं है, अगर आर्टिकल में कोई भी प्रावधान नहीं है तो वो लोग जो कि सब्सक्राइबर हैं एंड इंडिविजुअल हैं वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। डन का मैसेज मिल जाएगा मुझे? क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखना, सबसेक्शन 2 है ये। आपको सबसेक्शन याद नहीं करने, केवल 152 याद रखना। कहता है हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी के द्वारा ही होगा जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में मतलब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर अपने डिसीजन दो तरीके से लेते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन की चर्चा ना की जाए तब तक मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो यानी कि अगर शब्द लिखा है कि हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में, तो जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होगा डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए? क्या कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड लिखा है? नहीं। तो इसका मतलब हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बताओ जी, यहां तक भी डन का मैसेज मिल जाएगा मुझे? नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बनेगा जब तक कि उसके पास डिन नंबर नहीं होगा। जब तक आपके पास डिन नंबर नहीं होगा, तो क्या डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर जरूरी है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अगली बात फिर कहता है जिसे भी आप डायरेक्टर बना रहे हो उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनने से पहले कुछ चीजें कंपनी के सामने रखनी पड़ेंगी। वो क्या? अपना डिन नंबर बताना पड़ेगा कंपनी को, और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि कसम से, मम्मी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। डिस्क्वालिफाइड कौन होता है देखेंगे 164 के अंदर, सेक्शन 164 के अंदर देखेंगे डिस्क्वालिफाइड कौन होता है।
तो इस प्रपोज डायरेक्टर को ये दोनों चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी? पहला डिन नंबर सबमिट करना पड़ेगा और दूसरा डिक्लेरेशन की वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। नेक्स्ट इसके अलावा उसको अपनी कंसेंट भी सबमिट करनी पड़ेगी। कंसेंट किस लिए? कि हाँ हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, हाँ हाँ। अच्छा, ये सबमिशन ऑफ कंसेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा कंपनी को, और कंपनी इस कंसेंट के आने के बाद इस कंसेंट को जमा करा देगी आरओसी के पास विद इन 30 डेज। फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। तो अब मुझे पांचवा और चौथा पॉइंट पढ़ के बता दो, फटाफट कंबाइन करके बता दो कि डायरेक्टर एक्चुअल में कंपनी के पास क्या क्या जमा करा रहा है। आंखें बंद करके फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को कंबाइन करके फटाफट बताओ कि डायरेक्टर कंपनी के पास क्या क्या जमा करा रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या था? डिन नंबर, डिक्लेरेशन। फिफ्थ में क्या है? कंसेंट। आपको फोर्थ फिफ्थ याद नहीं रखना, आपको केवल 152 याद रखना है। तो तीन चीजें हैं जो आपको जमा करानी पड़ेंगी डायरेक्टर बनने से पहले। डिन नंबर, डिक्लेरेशन कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, और अपनी रिटर्न कंसेंट। ये जो आपकी रिटर्न कंसेंट है ये कंपनी किसको फॉरवर्ड करेगी? आरओसी को। रिटर्न कंसेंट कंपनी आरओसी को फॉरवर्ड करेगी। ये जो बॉक्स बने हुए ना कलर्ड फुल, ये एनालिसिस बॉक्स है, ये एनालिसिस है उस चीज का जो लॉ में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो पढ़िएगा, कंपनी आरओसी को क्या सबमिट करेगी? कंसेंट सबमिट करेगी। और डायरेक्टर कंपनी को क्या सबमिट करेगा? तीन चीजें। पहला डिन नंबर, दूसरा अंडरटेकिंग कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, और तीसरा अपनी कंसेंट। अच्छा, डिन के आगे ना लिखा है सच अदर नंबर एज प्रिस्क्राइब। अब इस हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है ना इनका एक प्लान था पहले कि जैसे कनाडा में, जैसे यूएसए में चलता है ना कि सब कुछ एक ही नंबर से लिंक्ड होता है, ऐसे ही हम भी इंडिया में सब कुछ, सब आधार, डिन नंबर सब खत्म कर देंगे, केवल एक ही नंबर रहेगा, आधार कार्ड। बस, मतलब पैन नंबर, राशन कार्ड, डिन नंबर सब खत्म हो जाएगा, केवल आधार कार्ड रहेगा। ये इनका प्लान था, परंतु ये प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाया। कई कारण रहे, सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि बीच में कुछ नकली आधार कार्ड भी पकड़े गए। तो इस वजह से वो प्लान सक्सेसफुल इनका ना हो पाने के कारण लॉ मेकर ने लाइन तो डाल दी कि डिन नंबर और सच अदर नंबर एज प्रिस्क्राइब, बट अभी तक कोई भी नंबर प्रिस्क्राइब नहीं है, आज भी डिन नंबर ही है। यहां तक बताइए जी, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट? बढ़ सकता हूं आगे? भाई डन का मैसेज दे दो मुझे, डन का मैसेज दे दो। सही आंसर आए हैं, डिन, कंसेंट प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड, बिल्कुल ठीक, सही आंसर, सही जवाब, सही जवाब। चलिए अब अगला सवाल। अब मैं एक बड़े टेक्निकल मुद्दे पे आ रहा हूं जिसका नाम है रोटेशनल नॉन रोटेशनल रिटायरिंग डायरेक्टर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल का? देखो जी, कहता है जी मान लीजिए कंपनी के टोटल डायरेक्टर हैं 15, टोटल डायरेक्टर 15, कम से कम, ये इक्वेशन बनानी आ सकती है, ध्यान रखना, कम से कम 2/3 डायरेक्टर, 15 का 2/3 कितना हो गया? 10 रोटेशनल होंगे। अच्छा, जो बैलेंस फिगर है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, वो नॉन रोटेशनल होंगे। फिर जितने भी रोटेशनल हैं उसका 1/3 और नियरेस्ट, यानी कि 10 का 1/3 और नियरेस्ट मतलब 3.33, ये नियरेस्ट लिखा है, देखो अभी तक वर्ड लिखा था एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में अगर पॉइंट में आ रहा है तो मुझे अगला नंबर लेना चाहिए, बट यहां आया नियरेस्ट, तो मुझे नियरेस्ट राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3.33 का मतलब क्या हुआ? डेट इज 3। ये रिटायरिंग होंगे, मतलब ये कि मान लीजिए कंपनी के 15 डायरेक्टर हैं, 15 में से पहले 10 रोटेशनल हैं, 5 नॉन रोटेशनल हैं, D11 से D15 नॉन रोटेशनल हैं, D1 टू D10 रोटेशनल डायरेक्टर है। रिटायरिंग कितने हैं? 3 किस में से देखे गए? रोटेशनल में से।
तो D1 से D10 के बीच में से 3 रिटायरिंग डायरेक्टर मुझे निकालने हैं। तो मैं देखूंगा सबसे पुराने कौन से हैं जो सबसे पहले आए थे। फीफो बेसिस D1, D2, D3, मुझे 3 पकड़ने हैं बस, क्योंकि नंबर 3 आया यहां पर। 3 डायरेक्टर को पहली एजीएम के अंदर, कंपनी की पहली एजीएम के अंदर 3 डायरेक्टर्स को मैं रिटायरिंग डायरेक्टर बनाकर भेज दूंगा। ये कहां जाएंगे? मेंबर्स के सामने। मेंबर्स के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। अब मेंबर्स इनके पूरे साल की परफॉर्मेंस देखेंगे। बड़े बड़े मेंबर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, जिनके पास लाखों करोड़ों कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको सारी परफॉर्मेंस पता होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है और कौन सा डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है। उनका अपना गुप्तचर विभाग होता है पूरे का पूरा। अब इन डायरेक्टर की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। D1, D2, D3, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेंबर क्या कहेंगे? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, रीअपॉइंट कर देंगे। यानी कि मेंबर कह रहे हैं तुम्हें जाने नहीं देंगे हम, इनका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। परंतु अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो जाएंगे, उसको कवर अप करने के लिए नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अभी एक नीचे वाले एग्जांपल से क्लियर करता हूं। तो ये हुई फर्स्ट एजीएम। मैंने नाम दिया इन्हें रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब वो जो बचपन में गेम खेला करते थे, आप सब खेला करते थे या मैं ही खेला करता था? एक गेम थी पोषण पा भाई पोषण पा, लाख खिलौने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। वो यूं 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 कर करके बच्चे सारे घूमते थे, यूं चक्कर लगाते थे। जो बच्चा फंस गया अब तो जेल में जाना पड़ेगा, वो फंस जाता था। याद आया? तो क्या मैं कह सकता हूं सारे घूम घूम के ऐसे ऐसे नंबर लगाते थे? यस, वो क्या कर रहे होते थे? रोटेट कर रहे होते थे। इसलिए ये कंपनी के रोटेशनल डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि घूम घूम के जिनका नंबर लगेगा। कैसे नंबर लगेगा देखिएगा। पहली एजीएम में D1, D2, D3 गए, फिर D4, D5, D6 गए अगली मीटिंग में, सेकेंड एजीएम में। थर्ड एजीएम में D7, D8, D9 गए, फोर्थ में D10, फिर दोबारा D1, D2 गए। तो समझ आया रोटेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बारी बारी से नंबर लगता है, बारी बारी से नंबर लगता है। रिजल्ट 3 होंगे। जब भी ये मेंबर के सामने जाएंगे 3 तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। या तो इनका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर रिटायरमेंट हो जाएगा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और अगर रिटायरमेंट हुआ है तो इनकी जगह पर नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। 3 रिजल्ट हो सकते हैं। अब सवाल उठा सर रिटायरमेंट अगर हो गया तो अपॉइंटमेंट करवाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, नहीं तो इक्वेशन खराब हो सकती है। कैसे? देखिएगा नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। कहता है सपोज इस सिचुएशन में D3 ऐसा डायरेक्टर है जो मेंबर को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा भाई ये मजा नहीं आया इससे, नहीं नहीं इसे निकाल दो, इसे निकाल दो। तो अब हुआ क्या? D3 को आपने रिटायर करवा दिया। दिक्कत क्या आएगी? कंपनी के टोटल डायरेक्टर थे 15 में से D3 चला गया तो कितने बचे? 14। अब रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 14 का 2/3 करो, कितने बने? 10। भाई 14 का 2/3 कितना बना? 10 करके देख लो। एटलीस्ट 2/3 लिखा है, एटलीस्ट 2/3, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन आए तो अगला नंबर ले लेना, क्योंकि एटलीस्ट 2/3 लिखा है। तो 10 आया। अब मुझे बताइए, चाहिए मुझे 10 रोटेशनल चाहिए, मिनिमम 2/3 मतलब 10 हैं कितने? भाई साहब पहले ही 10 थे, उन 10 में से एक डायरेक्टर तो चला गया ना। 10 माइनस D3 = 9 बचे हैं। होने चाहिए 10, हैं कितने? 9। क्या मैं कह सकता हूं कि नॉन कंप्लायंस हो गया लॉ का? हाँ, क्योंकि एक डायरेक्टर को आपने रिटायर करवा दिया जिस वजह से लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया है। तो हे माता जी, अब मैं क्या करूं? अब आपको इस इक्वेशन को पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर ये तो एजीएम है, अब यहां पे तो अपॉइंट, अगर मान लो मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो अचानक रिटायरमेंट हो गया, अब मैं क्या करूं? लॉ कहता है चिंता मत करो, मैंने लॉ बड़ा सोच समझ के बनाया है।
मैं जानता हूं कि शायद उस एजीएम में आपकी तैयारी ना हो, अचानक मेंबर ने झटका दिया और उस एजीएम में रिटायर कर दिया, इसलिए लॉ कहता है कि ध्यान रखना, जब भी रिटायरमेंट होगा तो हमेशा एजीएम में होगा, जब भी रिटायरमेंट वगैरह का डिसीजन होगा तो हमेशा कहां पर होगा, एजीएम में होगा। परंतु जब भी किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो वहां वर्ड लिखा गया जीएम, एजीएम नहीं तो ईजीएम। रिटायरमेंट का डिसीजन कहां होगा, एजीएम में। बट मान लीजिए आपने एकदम झटके से, उम्मीद नहीं थी, किसी डायरेक्टर को उठा के रिटायर करवा दिया, अब तैयारी नहीं थी नए डायरेक्टर की, तो अब एजीएम तो अगले साल होगी। इसलिए लॉ मेकर ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए क्या लिखा कि जब जब अपॉइंटमेंट लिखा तो लिखा जीएम, जब जब रिटायरमेंट लिखा तो लिखा एजीएम। समझ आई बात? आइए 152(6) को एक बार पढ़ लेते हैं अब कि क्या लिखा है। 152(6) पूरा 152(6) ए का पोर्शन बात करता है रोटेशनल डायरेक्टर की। वो क्या कहता है कि कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के, यानी कि ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े किस पे लगेंगे, केवल पब्लिक कंपनी पे। क्यों? क्योंकि वहां पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, इसलिए ये केवल पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होंगे। तो कहता है कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी रोटेशनल होंगे और उनका अपॉइंटमेंट जीएम में ही होगा। मैंने कहा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जीएम में, यानी कि एजीएम ईजीएम दोनों हो सकती हैं। द आंसर इज यस। फिर आता है 152(6)(b जो बात करता है नॉन रोटेशनल की। वो कहता है जो रिमेनिंग डायरेक्टर है, मतलब नॉन रोटेशनल, तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, या तो आर्टिकल के द्वारा या फिर जनरल मीटिंग। आंखें बंद कीजिए, फटाफट बताइए रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां पे होगा, केवल जीएम में, और नॉन रोटेशनल का अपॉइंटमेंट आर्टिकल के द्वारा भी हो सकता है या फिर जनरल मीटिंग में भी हो सकता है। नॉर्मली होता क्या है, रोटेशनल का तो बारी बारी नंबर लगता है, बारी बारी से मेंबर्स के सामने जाते हैं, पर ये जो नॉन रोटेशनल होते हैं ना, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं ना, जो कंपनी को खड़ा करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, ये अपने आप को सेफ जोन में डाल देते हैं नॉन रोटेशनल में। 5-5 साल का अपना टेन्योर लेके बैठ जाते हैं ये लोग, और नए डायरेक्टर जितने आते जाते हैं सबको रोटेशनल कैटेगरी में डाल देते हैं। ये बड़ी बदमाशी करते हैं, 100% कंपनियां यही बदमाशी करती हैं आज की डेट में। ठीक है, तो जितने कंपनी के एमडी मैनेजर हो गए वो अपने आप को नॉन रोटेशनल में डाल देते हैं ताकि इन्हें मेंबर के सामने जाने की जरूरत ना पड़े 5-5 साल तक, और जितने बाकी लोग हैं नए डायरेक्टर उन सबको रोटेशनल बना देते हैं। रोटेशनल का अपॉइंटमेंट जीएम में, नॉन रोटेशनल का अपॉइंटमेंट आर्टिकल के द्वारा भी हो सकता है और जनरल मीटिंग के द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद और आगे बढ़िएगा, फिर लास्ट पॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर के बारे में कहता है जी कहता है कि पहली एजीएम जब कहोगे तो उसमें वो जीएम काउंट मत करना जिसमें रेगुलर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था। याद है फर्स्ट डायरेक्टर में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया क्या, कि भैया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली ऐसी मीटिंग होगी एक जिसमें कि रेगुलर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। कुछ याद आया? तो कहता है उस मीटिंग को छोड़ दो, वो क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एजीएम में भी हो सकता है, ईजीएम में भी हो सकता है। शायद अपॉइंटमेंट आपने एजीएम में किया हो, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने एजीएम कर दी हो शायद, तो इसलिए उस एजीएम को छोड़ दो जो पहली एजीएम हुई कंपनी के जन्म के एकदम बाद, क्योंकि उसमें तो अभी अपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो इसलिए उस एजीएम को छोड़ दो। उसके बाद आने वाली हर एजीएम के अंदर कम से कम 1/3 या फिर नियरेस्ट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होंगे। ये थी आज की क्लास। कोई भी डाउट यहां तक तो बताइएगा। जी, कोई भी डाउट मैं देख रहा हूं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं? नो डाउट? चलो जी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी क्लास शेयर कर देना, इसका लिंक शेयर कर देना अगर आपको क्लास पसंद आई हो। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलेंगे 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर।